अगली बात जो आपको यहाँ समझनी है वो है कि नियोजन का अर्थ क्या है। वैसे तो हमने इस वक्त काफ़ी कुछ समझ लिया होगा, लेकिन कुछ विद्वानों के द्वारा इसे कैसे परिभाषित किया गया है थोड़ा सा हम उसको देख लें संक्षिप्त में। तो नियोजन का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। साधारण शब्दों में नियोजन का अर्थ है भविष्य में किए जाने वाले कार्य के लिए योजना बनाना। ये तो हम सब समझते हैं, जो पूर्व से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं इस अध्याय में, उसमें हम समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे कि भविष्य की योजना बनाने की बात को नियोजन कहते हैं। तो साधारण शब्दों में तो ये परिभाषा हुई। योजना बनाने का अर्थ होता है कि किसी क्रिया संबंधी कार्यक्रम को निर्धारित करना, निश्चित करना, उसकी प्रक्रिया को निश्चित करना, उसके उद्देश्य को सुनिश्चित करना और उसकी टाइम लाइन, समय सीमा भी निर्धारित करना। दिन प्रतिदिन की योजना, दिन प्रतिदिन का लक्ष्य आदि इसमें सब समाहित रहता है। तो इस प्रकार हम योजना कर तो हम समझते हैं। इस प्रकार पूरे संपूर्ण देश के जो सभी साधन हैं, ऐसा करते समय हम पूरे देश के जो संसाधन हैं, पूरे देश की जो शक्ति है, मानव शक्ति, आर्थिक शक्ति, सरकारी शक्ति, इन सब को उचित तरीके से मिलाते हैं और जो पहले से जो हम अवधि तय करते हैं उसके अंदर इन लक्ष्यों को पाने की कोशिश करते हैं। यही नियोजन कहलाता है। पूर्व निर्धारित लक्ष्य, पूर्व निर्धारित समय सीमा में सभी घटकों को उचित तरीके से समायोजित करके लक्ष्य पाना, यही नियोजन है। और वो सभी घटकों में मुख्य घटक क्या हैं? प्राकृतिक संसाधन, मानव शक्ति और अन्य प्रकार की शक्तियां और सरकारी तंत्र। उद्देश्य की यदि बात करते हैं तो अंतिम उद्देश्य जो होता है नियोजन का, खासकर इस ढंग के विकास की बात करते समय, तो अंतिम उद्देश्य होता है राष्ट्रहित। ऐसा विकास जिसमें संपूर्ण देश लाभान्वित हो, ऐसा विकास जिसमें सभी देश के सभी वर्गों को उसका फायदा मिले। किसी एक खास क्षेत्र में किसी एक खास वर्ग को उसका ज़्यादा फायदा ना हो। ये योजनाबद्ध विकास में ये बात समाहित रहती है, ये उद्देश्य समाहित रहता है। नियोजन में ये बात समाहित रहती है। मान के चलते हैं कि नियोजन का अर्थ वही जहाँ पर सबके बराबर विकास की बात कर रहे हैं। और ऐसे में क्या करते हैं? सबसे पहले ये कोशिश होती है कि हमारे यहाँ कितने प्राकृतिक संसाधन हैं उसका पूरा लेखा जोखा रखा जाए, पूरी जानकारी ली जाए। कौन कौन से संसाधन हमारे पास कितनी मात्रा में हैं, कितने दिनों के लिए हैं, किस दर पे उसका उपयोग होगा। और इसके साथ ही जो अन्य बात का सर्वे किया जाता है वह है मानव संसाधन कितना है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के लिए मानव संसाधन अत्यावश्यक है। तो मानव संसाधन बनाम प्राकृतिक संसाधन, इनका पूरी तरह से सर्वेक्षण किया जाता है, पूरी तरह से इनके आंकड़े तैयार किए जाते हैं और उसके पश्चात एक सीमित समय, सीमित अवधि के अंदर फिर से इनको प्राप्त करने के लिए इन संसाधनों का समुचित उपयोग और दोहन होता है और उसके लिए योजना तैयार होती है। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि योजना क्यों जरूरी है और योजना क्या है। ये जो योजना को क्रियान्वित करने का काम सरकार का होता है। किनकी मदद से करती है? जनता की मदद से करती है। और इस प्रकार विकास के मार्ग पर जनता और सरकार दोनों बराबर रूप से आगे चलते हैं। इसी को हम कहते हैं प्लान्ड इकोनॉमी, सुनियोजित अर्थव्यवस्था, नियोजित अर्थव्यवस्था। तो नियोजित अर्थव्यवस्था क्या है ये परिभाषित हो गई। इसकी विशेषताएं क्या हैं ये भी समझ गया। विशेषताओं में सरकारी तंत्र का दखल इसमें ज़रूरी है।
सर्वेक्षण आवश्यक है, आर्थिक और सामाजिक संसाधनों का, आर्थिक और मानव संसाधनों का। तीसरा, लक्ष्य जरूरी हैं, पूर्व निर्धारित लक्ष्य, पूर्व निर्धारित अवधि, संसाधनों का समुचित दोहन। इस प्रकार ये 6-7 इसकी विशेषताएं होती हैं प्लान्ड इकोनॉमी की। जहाँ तक परिभाषा की बात है, कुछ विद्वानों की परिभाषाएं हम थोड़ा देख लें संक्षिप्त पे। पहला, पिफनर ने कहा है नियोजन जो है वो सभी मानवीय व्यवहार हेतु एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। जो महत्वपूर्ण शब्द हैं इस परिभाषा में, क्रमबद्ध प्रक्रिया को हम नियोजन कहते हैं। दूसरी परिभाषा टैरी के द्वारा, पूर्व निश्चित परिणाम, पूर्व निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भविष्य की निर्धारित गतिविधियां। देखिए कितनी बढ़िया परिभाषा। पूर्व निर्धारित उद्देश्य, लक्ष्य, उनको पाने के लिए भविष्य की निर्धारित गतिविधियां, तथ्य और साधनों का चयन एवं इन सबको एक दूसरे से जोड़ा जाना, इसे ही नियोजन कहते हैं। लक्ष्य पूर्व निर्धारित, लेकिन भविष्य की निर्धारित गतिविधियों को, भविष्य के निर्धारित तथ्यों को और साधनों का उचित उपयोग, इसे नियोजन कहते हैं। यह है टैरी की परिभाषा। तीसरी परिभाषा जिसमें 3 नाम आते हैं, सिम्पसन, स्मिथबर्ग और थॉमसन। नियोजन वह प्रक्रिया है या वह क्रिया है जिसका संबंध भविष्य के सुझाव, वैकल्पिक सुझाव और साधनों से होता है। भविष्य के सुझाव, वैकल्पिक सुझाव तथा उन साधनों से होता है जिसके माध्यम से सुझावित प्रस्तावों को कार्य रूप दिया जाता है। अब ये वैकल्पिक सुझाव कहाँ से आया? वैकल्पिक सुझाव मतलब यदि प्लान ए, योजनाबद्ध विकास का अर्थ यह है, या किसी भी चीज़ को नियोजित करने का मायने यह है कि हम एक से ज़्यादा ऑप्शंस रखें। एक ही ऑप्शन या एक ही मार्ग यदि हमने तय किया है तो वो योजना नहीं कहलाएगी। किसी कारण से यदि उस रास्ते में हम नहीं चल पाए, कुछ बाधाएं आ गई, तो हमारे पास प्लान बी या प्लान सी होना चाहिए। दूसरे शब्दों में इसे ही कहते हैं वैकल्पिक सुझाव। ज़रूरत पड़ने पर हमारे पास दूसरे तीसरे सुझाव भी तैयार रहने चाहिए। तो इसकी परिभाषा बड़ी अच्छी है। वह क्रिया जिसका संबंध भविष्य के सुझावों, वैकल्पिक सुझावों तथा उन साधनों, प्राकृतिक संसाधनों, साधनों से होता है जिनके माध्यम से सुझावित प्रस्तावों को कार्य रूप दिया जाए। और चौथी और अंतिम परिभाषा यदि मैं बात करूं तो बिल बॉब, उन्होंने कहा है देश में विद्यमान भौतिक, मानसिक और आर्थिक संसाधनों का, और भौतिक, मानसिक और आर्थिक संसाधनों को जनता के अधिकतम लाभ के लिए, कौन कौन से संसाधन? भौतिक, मानसिक और आर्थिक संसाधन। किसके लिए? जनता के अधिकतम लाभ के लिए, अधिकतम, मैक्सिमम प्रॉफिट। कैसा उपयोग? विवेकपूर्ण उपयोग। विवेकपूर्ण, ऐसा न हो कि विकास के नाम पर हमने इतना दोहन कर लिया कि आज की पीढ़ी तो उस विकास का भरपूर आनंद लेगी, लेकिन कल बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। उदाहरण के लिए पेट्रोल आज प्रचुर मात्रा में है और पेट्रोल की आज बहुत मांग भी है। पेट्रोल का उत्पादन कम होने के कारण कीमतें दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही हैं। इन कीमतों को रोकने के लिए हम उत्पादन बढ़ा देते हैं और जो पेट्रोल आज के उत्पादन की दर में जहां 100 साल चल सकता है, यानी अगली 2 पीढ़ियों को संभाल सकता है, उस पेट्रोल को हम अगले 1 साल में, अगले 5 साल में समाप्त कर देते हैं। इतना पेट्रोल निकालते हैं कि मार्केट में पेट्रोल की बाढ़ आ जाए और कीमतें गिर के 2 रुपये 5 रुपये हो जाएं, तो हम तो बहुत खुश होंगे, आप बहुत खुश होंगे, लेकिन आगे की पीढ़ी के लिए समस्या हो जाएगी। इसलिए विवेकपूर्ण उपयोग,
इसीलिए क्या कहते हैं, विवेकपूर्ण उपयोग। तो ये हो गई बिल बाप की परिभाषा। तो नियोजन की 4 परिभाषाएं भी अब आप समझ गए हैं। इन परिभाषाओं को यदि आप देखोगे इन चारों के, तो कुछ बातें साफ हैं। पहला, ये इसका संबंध अर्थव्यवस्था से ज़्यादा होता है। नियोजन शब्द का संबंध अधिकतर अर्थव्यवस्था से होता है। दूसरा, ये एक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की बात करता है। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास। तीसरा, इसमें निरंतरता है, निरंतर चलने वाला कार्यक्रम रहता है। चौथी बात जो आप देखेंगे वो ये है कि निश्चित प्रक्रिया और निश्चित संसाधन, इनकी आवश्यकता बनी रहती है। प्रक्रिया पहले से तय हो जाती है, वही नियोजन है। संसाधन कितना लगेगा ये भी तय हो जाता है और इसकी ज़रूरत लगातार बनी रहती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नियोजन के ये 4-5 पहलू हैं। दूसरे शब्दों में नियोजन से आशय ये है कि अर्थव्यवस्था के सभी अंगों को एकीकृत करना और समन्वित करना, और ऐसा करते हुए राष्ट्र या राष्ट्रवासियों के लिए अधिकतम लाभ की चेष्टा करना, का प्रयास करना। और ऐसा प्रयास करते हुए ये सुनिश्चित करना कि विवेकपूर्ण तरीके से कार्य किया गया हो, विवेकपूर्ण कार्यक्रम बनाए गए हों और आवश्यक नियंत्रण और निर्देशन हो। नियंत्रण किसका? सरकार का। निजी हाथों में भी यदि है तो भी सरकार का नियंत्रण कई बार होता है, जिससे जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य हैं, पूर्व निर्धारित सामाजिक और राष्ट्रीय उद्देश्य हैं, पूर्व निर्धारित जो सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय उद्देश्य हैं, उसे एक निश्चित समय में प्राप्त किया जा सके। उद्देश्यों की प्राप्ति नियोजन का मुख्य लक्ष्य है और नियोजन की सफलता उद्देश्यों की समय पूर्व प्राप्ति पर आधारित है। समय बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने एक उद्देश्य रखा है अपने सामने, या एक राष्ट्र का एक उद्देश्य है कि भारत के हर व्यक्ति को हम न्यूनतम 20,000 रुपये वर्ष की आर्थिक सीमा रेखा के ऊपर उठा देंगे। 20,000 रुपये प्रति वर्ष मिनिमम हर एक की कमाई हो। और इस लक्ष्य की हमने समय सीमा नहीं रखी। कल्पना करिए 100 वर्ष बाद हम ये लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो क्या ये सफलता मानी जाएगी? ये कोई नियोजन नहीं है। नियोजन में ये निर्धारित करना होता है कि अगले 1 वर्ष में हम ये लक्ष्य पाएंगे या अगले 2 वर्ष में, और यदि हम निर्धारित वर्षों में नहीं पा पाए तो नियोजन में कुछ खामियां थीं, और यदि पा लिया तो हमारी योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का जो प्रयास है वो सफल हुआ। तो इस प्रकार कहने का उद्देश्य ये सब उद्देश्यों को एक निश्चित समय में प्राप्त करना नियोजन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। विशेषताओं की यदि हम बात करें तो नियोजन एक तर्कशील, सचेत और जानबूझकर की गई प्रक्रिया है। ये अगली विशेषता। मैंने शुरू में कुछ 4-5 जो विशेषता बताएं उसमें यह भी है कि जानबूझकर की गई प्रक्रिया है। जानबूझकर का अर्थ सरकार या संबंधित लोग जो प्राकृतिक संपदा है उसका दोहन कितना करना चाहिए, ये प्राकृतिक तरीके से दोहन नहीं होता। दोहन की उतना ही होता है जितनी ज़रूरत है, उसका उपयोग उतना ही होगा जितनी की ज़रूरत है, वेस्ट ना करें। तो ये जानबूझकर की गई। अगली विशेषता है उद्देश्य निश्चित किया जाना, लक्ष्य निश्चित किया जाना,
समय सीमा जो मैंने पहले बताया, और उसके बाद अंतिम बहुत महत्वपूर्ण विशेषता, ये हमेशा परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील क्रम है, और उसमें वैकल्पिक दिशाएं भी शामिल रहती हैं। भारत में नियोजन का जो स्वरूप है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था की देन है। तो इस प्रकार अब हम समझ गए नियोजन क्या है, क्यों ज़रूरी है, कैसे परिभाषित है, आवश्यकता क्यों है, आदि आदि। अब भारत में उसके उद्देश्य क्या थे, भारत में हमने नियोजन के क्या क्या उद्देश्य रखे, नियोजन की शुरुआत कब हुई और उद्देश्य क्या क्या रखे, इस पर अब हम चर्चा करें। क्योंकि अब हम समझ गए हैं, परिभाषित कर लिए हैं और नियोजन आदि के बारे में काफ़ी कुछ ज्ञान मिल गया है। भारत और नियोजन, अब ये हमारा अगला विषय है। जैसा मैंने बताया कि नियोजन की प्रक्रिया में उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उद्देश्यों के बिना तो नियोजन हो नहीं सकता, और नियोजन एक समय निर्धारित प्रक्रिया है। तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि नियोजन भारत में क्या क्या नियोजन के उद्देश्य रखेगा। सच्चाई तो ये है कि नियोजन स्वयं में एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। सच्चाई ये है कि नियोजन स्वयं में एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है, लेकिन पूर्व निर्दिष्ट उद्देश्य के बिना नियोजन की कल्पना संभव नहीं है। तो भारत में नियोजन के उद्देश्य क्या रखे गए। नियोजन जो सतत विकास की प्रक्रिया है, इसमें पहला उद्देश्य, सतत विकास की प्रक्रिया में हमारे उद्देश्य भी बदलते रहे, परिवर्तनशील होते रहे। क्यों परिवर्तनशील हुए, इस पर हम आगे अध्ययन करेंगे, पर फिलहाल हम जानें कि हमारे नियोजन के उद्देश्य क्या क्या थे। पहला, उद्योगों के विकास की योजना बनाना। दूसरा, निर्धनता और बेरोजगारी का उन्मूलन करना। स्वतंत्रता के बाद जो हमारे उद्देश्य रखे गए उसकी बात कर रहा हूँ। पहला था उद्योगों का विकास और उससे संबंधित योजना। दूसरा था निर्धनता और बेरोजगारी का नाश करना, उसका उन्मूलन करना। तीसरा, निरक्षरता का उन्मूलन करना, निरक्षरता का उन्मूलन करना। चौथा, सामाजिक न्याय की स्थापना। पांचवा, कृषि उत्पादन में वृद्धि। छठवां, कृषि तकनीक में सुधार। सातवां, आर्थिक अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता। आठवां, राष्ट्रीय पूंजी में वृद्धि, राष्ट्रीय पूंजी में वृद्धि और उसका उचित वितरण, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, केवल वृद्धि नहीं है, पूंजी में वृद्धि नहीं, कैपिटल में केवल बढ़ोतरी नहीं, पर उस कैपिटल का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, और अंतिम, आयात और निर्यात का संतुलन। ये हमारे आधारभूत उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में हमने, जो भारत एक अविकसित देश है, उसने नियोजन के लिए अपने ये उद्देश्य रखे थे।